चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। है ना, इस संख्या पद्धति के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और इस दूसरे वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, पहले वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार पे बात करी थी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे संख्याओं के गुणों के बाद। ठीक है, गुणों के बारे में, संख्याओं पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, किस प्रकार की संख्या पर कौन सा नियम लगता है। तो आपके एनएमएस के हिसाब से 4 जो नियम हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के अंदर उन चारों नियमों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले है ना, देखिए, दूसरा है संख्याओं के प्रगुण। सबसे पहला है समवर्त प्रगुण। अब देखिए, तो समवर्त प्रगुण होता क्या है। समवर्त प्रगुण का मतलब ये है, अगर हम किसी भी प्रकार की कोई संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, ठीक है, तो हमें वो उसी प्रकार की संख्या मिलनी चाहिए। जैसे हमने 2 पूर्णांकों को जोड़ा तो उनको जोड़ने पे जो मिले हमें संख्या, जो उत्तर मिले, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक ही आना चाहिए। अगर 2 पूर्णांकों को घटाएं तो उनको घटाने पे जो उत्तर मिले वो पूर्णांक ही हो। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि पूर्णांकों के योग पर समवर्त नियम लगता है। अगर ऐसा है तभी हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के अंतर पर समवर्त नियम लागू होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल तुम्हें करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, कितना हो गया, 5। 2 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। ठीक है, 2 पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो इससे क्या समझ में आया, इसे कहेंगे हम कि पूर्णांकों के योग पर समवर्त नियम लागू होता है या समवर्त प्रगुण लगता है। ठीक है, इसको क्लोजर बोलते हैं अंग्रेजी में, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए, इधर 2 और 3 में से घटा देंगे, उत्तर कितना है, -1। -1 पूर्णांक होता है। ठीक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। ठीक है, समझ में, -1 पूर्णांक होता है क्योंकि पूर्णांक तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। और 0 कैसा पूर्णांक होता है, हाँ, दोनों होता है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक, केवल पूर्णांक होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, जो प्लस के साथ आते हैं, ऋणात्मक कौन से, जो माइनस के साथ। तो यहाँ पर ये पूर्णांकों के घटाने पर भी समवर्त नियम लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, क्रम विनिमय नियम। अगला जो है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, अगर 2 संख्याओं को जोड़ दें या घटाने पर या गुणा करने पर उनके क्रम में, वो उत्तर में कोई परिवर्तन ना आए। जैसे मैंने 3 में 2 को जोड़ा, 5। अब 2 में 3 जोड़े तो 5। 2 में 3 की गुणा करी 6, और 5 में वो 3 में 2 की करें तब भी 6। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। अगर पहली संख्या में दूसरी गुणा कर लो या दूसरी में पहले की गुणा कर लो, उत्तर सेम आ रहा है। पहली में दूसरी जोड़ दो या दूसरी में पहले जोड़ दो, उत्तर सेम आ रहा है। अगर मैंने यही वाली बात माइनस के साथ चले गए, जैसे मैंने 3 में 2 घटाया 1 और 2 में से 3 घटाया तो -1, उत्तर अलग लगा के, तो ये घटाने पर नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्रम विनिमय नियम। आगे देखिए, सहचर नियम। तीसरी प्रॉपर्टी है सहचर। सहचर प्रगुण क्या है, ये 2 का क्रम होता है और वो 3 का। यहाँ पर लिखना चाहो समझने के लिए लिख लो, a + b, b + a, 3 में 2, 2 में 3 बराबर 5। ठीक है, आगे सहचर प्रगुण क्या है, यहाँ 3 का क्रम होता है। अगर 3 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ दो या गुणा कर दो या घटा दो, अगर उत्तर सेम आ रहा है तो उस संक्रिया पर, संक्रिया जानते हो, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इनको संक्रिया बोलते हैं, ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आ गई। उस संक्रिया पर ये नियम लगते हैं। संख्याओं की प्रॉपर्टी नहीं, संक्रियाओं की हैं। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आ गया। तो जैसे मैंने लिखा 2 + 3 + 5, ये 3 संख्या है। अब देखो, 5 में 3 जोड़े कितने हो गए, 8। 8 में 2 जोड़े 10। अब मैं पहली
दूसरी को जोड़ूंगा, तीसरी बाद में जोड़ूंगा। 3 और 2 5, 5 और 5 10। अभी भी 10 ही आ रहा है। समझ में आ रही बात? अगर ऐसा है बराबर, यानी क्रम बदलने पर उत्तर सेम आए तो उस पर सहचर नियम लगता है। ठीक है, सहचर नियम। ठीक है, आगे है चौथा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? अगला है चौथा, वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है? दो संख्याओं के योग में तीसरी की गुणा किसके बराबर होती है? उस संख्या के साथ अलग अलग गुणा करने पर सेम आना चाहिए उत्तर। देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। 2 में 3, अब ये देखो 5 और 3 8 और 8 दूनी 16। अब ये 2 की 3 के साथ गुणा करेंगे और 2 की 5 के साथ, 2 की 3 के साथ करीब 6 10 और यहाँ पर 2 गुणा 8, तो 8 दूनी 16 और इधर से भी 16। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ऐसा है तो वितरण नियम उस संख्या पर लग रहा है या उन संख्याओं पर लग रहा है। समझ में आ गई बात? और ये दो ही तरीके से लगता है, या तो दो संख्याओं के योग पर या दो संख्याओं के अंतर पर तीसरी संख्या के गुणा के साथ। ठीक है, और दो ही संख्याओं के साथ लग सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। इन चीज़ों को लिख लीजिए फटाफट से। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये 4 नियम थे। इसके बाद जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको समझना चाहो समझ लो, लिखना चाहो लिख लो। किसी भी संख्या हो, कोई भी प्रकार की संख्या हो, उनके जो भाग की संक्रिया है उस पर ये जो अभी जो नियम आपको लिखा है, चारों में से कोई नियम नहीं लगता। ठीक है, चारों में से कोई नियम नहीं लगता। ना तो समृद्ध लगता है, ना क्रमबद्ध में लगता है, और ना ही आपका सहचर लगता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। और योग और गुणा ऐसी चीज़ें जिन पर ये तीनों नियम लागू होते हैं। योग की संक्रिया है, कोई भी प्रकार की संख्या हो, योग अगर जोड़ रहे हैं उनको या गुणा कर रहे हैं तो उन पर ये तीनों नियम लगेंगे। ठीक है, अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए कि पूर्णांकों के योग पर निम्नलिखित नियम लागू होते हैं, क्रम विनिमय, सहचर नियम, तत्समक वो क्या कहते हैं, समृद्ध प्रगुण और या तीनों, तो इसमें तीनों वाले ऑप्शन के साथ जाना है तुम्हें। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं ऐसे ही पूछेगा वो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो योग और गुणा में ये तीनों नियम लगेंगे, भाग पर इनमें तीनों में से कोई नियम नहीं लगता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। घटाव वाला तुमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग अलग संख्याओं के अलग अलग होता है। जैसे घटाव पूर्णांक के साथ लग गया, पूर्ण के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्ण में क्या हो जाएगा, वो प्राकृतिक संख्या के साथ नहीं लगेगा। पूर्ण में अगर कहीं नेगेटिव आ गया तब नहीं लगेगा। ठीक है, किसी का उत्तर ऋणात्मक आ गया तो वहाँ लागू नहीं होगा। जैसे मैंने 2 में से 3 घटाया तो वहाँ क्या आएगा, -1, और 3 में से 2 घटाया तो 1, और 2 और 3 दोनों पूर्ण संख्या हैं तो वहाँ घटाने पे नहीं लग रहा है, पूर्णांक के साथ घटाने पे लग रहा है। तो समृद्ध नियम जो है तुमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्रम विनिमय कहीं नहीं लगता है। अगर किसी संख्या को घटा रहे हैं तो संख्या कोई भी प्रकार हो, जितने प्रकार मैंने आपको लिखाया अभी, अगर वो घटाई जा रही है तो वहाँ क्रम विनिमय नियम नहीं लगेगा। ठीक है, ना क्रम विनिमय लगेगा ना सहचर नियम, और समृद्ध वाला तुमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? घटाने के साथ ध्यान रखिए ना बात, ये 4 चीज़। यस सर। पहली बात, योग और गुणा पर तीनों नियम लगते हैं, भाग में कोई नियम नहीं लगता, और घटाव पर क्रम विनिमय और सहचर नहीं लगते। ठीक है, संख्या कोई प्रकार की हो। ठीक है, बाकी घटाव पर समृद्ध नियम तुमको चेक करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला है 5वां प्रकार, तत्समक अवयव। इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। होता क्या है, ये संक्रियाओं के होते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें वो संख्या सेम रहे, या ऐसी संख्या घटा दें
तो वो संख्या चेंज ना हो। जैसे मैंने एक में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ा है वो एक ही रहे, 0। तो योग के लिए जो तत्समक अवयव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। घटाने के लिए 0 होगा, ठीक है। गुणा के लिए 1 होगा, भाग के लिए भी 1 होगा। समझ में आगे नहीं आगे? यानी ऐसी संख्या जिसको लगाने पर संख्या परिवर्तित ना हो तो वो उस संक्रिया की तत्समक अवयव कहलाती है। तो जोड़ के लिए क्या हो जाएगी, जोड़ो घटाई के लिए 0 और गुणा और भाग के लिए 1। ध्यान नहीं की बात ये। अब अगला है व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गुणात्मक और एक योगात्मक। ये इनको प्रतिलोम भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। अब देखो इधर, अगर हम ऐसी 2 संख्याएं जोड़ रहे हैं, 2 प्रकार के होते हैं, योगात्मक और गुणात्मक। तो ऐसी, अगर योगात्मक की बात कर लेते हैं पहले, तो योगात्मक क्या है, ऐसी 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर उत्तर 0 आ जाए तो एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे मैंने ये क्या कहा, 2 का -2 और -2 का 2, -2 का 2। समझ में आ रही नहीं बात? दोनों को जोड़ेंगे उत्तर कितना है, 0, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर उस संक्रिया का वो क्या मिल जाए, योग तत्समक अवयव मिल जाए, तो इसका तत्समक क्या है, 0 है, ठीक है। अब ऐसे ही इधर आ जाओ, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, ऐसी 2 संख्या जिन्हें गुणा करने पर जो है क्या आ जाए, 1 आए। जैसे 2 का 1/2 और 1/2 का 2, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। कब? जब दोनों की गुणा 1 आ जाए। ये कब कहलाएगी, जब दोनों को जोड़ने पर 0 मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने 2 का कितना बताया, 1/2 और 1/2 का 2। यहाँ पर 2 का -2 और -2 का 2, ठीक है। अगर मैं जनरली कहूँ तो A का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -A। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -A। और गुणात्मक प्रतिलोम 1/A। ध्यान आएगी बात ये? अच्छा, अब एक बात और बतानी है, -1 और +1 एक ऐसी संख्या है जो खुद की ही क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1, +1 का गुणात्मक प्रतिलोम +1, ठीक है। समझ में आ गई बात ये? और 0 का गुणात्मक प्रतिलोम कोई नहीं होता, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम कोई नहीं होता, ठीक है। बस ठीक है भाई, इसमें बस यही तो बताना था, इस चैप्टर के अंदर इतना सही है। अब जो मैंने जो पहला पार्ट कराया है उसमें संख्याओं के प्रकार बताए, इसमें ये संक्रियाएं सिखाई हैं तुमको, ठीक है। ये नियम बताएं, इन दोनों से मिला के ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले पार्ट में इतना है, कल तुम्हारा पहले पार्ट का टेस्ट है। इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और देखने के बाद इन्हें लिखना चाहो लिख लेना, इसके बाद प्रैक्टिस करो ढंग से सवालों की जो तुमको लिखाए गए हैं, ठीक है। और फिर करना, फिर कल टेस्ट देना आना है, ठीक है भाई। धन्यवाद बच्चों, आपको बताना ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग भी है ना इन वीडियो को देख के क्वेश्चनों को लिखें, और कल है ना टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में आप भी जुड़ सकते हैं, है ना। आप लोग दीजिए और अपने आंसर हमको भेजिए। तो बाकी जो चैनल से जुड़े हैं उसको चैनल से लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद भाई, मिलते हैं कल।